पिछली क्लास में हम लोगों ने स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायपालिका के विषय में जाना था, खासतौर से सर्वोच्च न्यायालय विषय में उसका गठन कैसे होता है और उसे क्या अधिकार प्राप्त है, किन किन विवादों के विषय में सुनवाई करने और निर्णय देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। आपने देखा था कि कैसे सीमित रूप में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान प्रदान करता है, जिसके अनुसार वो केवल कैंटन्स की सरकारों के द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक समीक्षा कर सकता है। संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच नहीं की जा सकती उसके द्वारा, और न ही वो उन्हें संविधान विरुद्ध होने पर भी अवैध घोषित कर सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्विट्जरलैंड में आप देख चुके हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्रियाशील है, जिसमें जनता के अधिकार को, जनप्रतिनिधियों के अधिकार को ज्यादा महत्व प्रदान किया गया है। अब हम ये देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के अलावा संघीय स्तर पर और कौन से न्यायालय कार्यरत हैं स्विट्जरलैंड में। हम देखते हैं कि संघीय फौजदारी न्यायालय की स्थापना की गई है संसद के द्वारा, और ये फौजदारी न्यायालय फौजदारी मामलों की जांच करता है। फौजदारी मामले यानी हत्या, लूटपाट, आगजनी, इन सब से जुड़े जो मुकदमे हैं, उन मुकदमों में संबंधित व्यक्तियों पर या अपराधियों पर, अभियुक्तों पर जो आरोप लगाए जाते हैं, उन आरोपों की जांच इन फौजदारी न्यायालयों के द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ भी फौजदारी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार केवल संघीय कानून तक ही सीमित है। इसका मतलब है कि अगर कोई अपराध, कोई हत्या से संबंधित अपराध या लूटपाट की घटना संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करते हुए हुई है, तो ही संघीय फौजदारी न्यायालय उस मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। अगर कैंटन्स की सरकारों के द्वारा कोई कानून बनाया गया है, उस कानून को तोड़ते हुए कोई फौजदारी अपराध किया गया है, तो ऐसे मुकदमों की सुनवाई संघीय फौजदारी न्यायालय में नहीं हो सकती। केवल और केवल संघ सरकार द्वारा यानी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के उल्लंघन की जांच ही फौजदारी क्षेत्र में इस न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। हालांकि संसद को संविधान ये अधिकार सौंपता है, वो चाहे तो कानून बनाकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है। अगर संसद ये कानून बना दे कि संघीय फौजदारी न्यायालयों को कैंटन्स की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों के उल्लंघन की सुनवाई करने का भी अधिकार होगा, तब तो ये फौजदारी न्यायालय ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अन्य अधिकार भी सौंपे जा सकते हैं संसद के द्वारा कानून बनाकर इन संघीय फौजदारी न्यायालयों को। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक न्यायालय भी क्रियाशील हैं संघीय स्तर पर, और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े विवादों की सुनवाई करते हैं। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न शासकीय विभागों से जुड़े हुए हैं, अगर उनके विरुद्ध कोई मुकदमा दाखिल किया जाना है, तो ऐसे मुकदमे प्रशासनिक न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं। इसी न्यायालय को प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। हालांकि इस तरह के प्रशासनिक न्यायालय सबसे ज्यादा फ्रांस जैसे देश में पाए जाते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में भी संघीय स्तर पर इन प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना की गई है। तीसरे, संघीय स्तर पर पेटेंट न्यायालय भी क्रियाशील हैं।
ये पेटेंट न्यायालय क्या कार्य करते हैं? बौद्धिक संपदा से जुड़े हुए जो भी विवाद होते हैं, उन विवादों की सुनवाई इन न्यायालयों में की जाती है। बौद्धिक संपदा क्या होती है? हर देश में बुद्धिजीवियों के द्वारा कुछ तकनीकी या अन्य क्षेत्रों में कुछ आविष्कार किए जाते हैं, और आविष्कार करने के बाद इन बुद्धिजीवियों के द्वारा अपने आविष्कार को अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में मान्यता दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया को ये आविष्कार उनके द्वारा दिया गया है, इसलिए इस आविष्कार पर उनका अधिकार है। इसको स्वत्वाधिकार कहते हैं। वो चाहे तो इस आविष्कार का लाभ दुनिया को दे सकते हैं, या जिस किसी को भी हस्तांतरित करना चाहे वो अपनी शर्तों के अनुसार उस अपने आविष्कार पर अधिकार रखते हैं और अपनी शर्तों के अनुसार उसका हस्तांतरण दूसरों को कर सकते हैं। इसको बौद्धिक संपदा कहते हैं। यानी बौद्धिक क्रियाशीलता का परिणाम होते हैं ये आविष्कार या कोई नई खोज। किसी भी सोशल साइंस की फील्ड में भी की जा सकती है। कोई नया विचार, कोई नई व्यवस्था अगर किसी के द्वारा इसका इजाद किया जाता है, तो वो उस पर अपना बौद्धिक संपदा का दावा करता है, वो उसे पेटेंट कर देता है। बिना उसकी अनुमति के उसके आविष्कार का, उसके विचार का कहीं और प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इससे जुड़े हुए जो भी विवाद होते हैं, जो भी मुकदमे होते हैं, उन मुकदमों की सुनवाई के लिए पेटेंट न्यायालय स्थापित किए जाते हैं। कई बार व्यवहार में हम ये देखते हैं कि आविष्कार किसी के द्वारा किया गया और दूसरा कोई व्यक्ति या कोई देश उस आविष्कार का लाभ उठा लेता है, उसका प्रयोग कर लेता है, और कई बार वो चीज अपने नाम से दुनिया को देने लगता है, विभिन्न व्यक्तियों को, विभिन्न संस्थाओं को, विभिन्न देशों को। पेटेंट की लड़ाई न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया भर में चलती रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि भारत में बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जिनके विषय में भारत के द्वारा दावा किया जाता है कि वो उनके पूर्वजों की इजाद है, उनके पूर्वजों द्वारा आविष्कृत है। जैसे हल्दी को ही ले लीजिए। हल्दी क्या है? भारतीय मसाला है। लेकिन इस पर पेटेंट राइट पश्चिम के विद्वानों ने प्राप्त कर लिया है। उन्होंने हल्दी का उपयोग दवाओं में करना शुरू कर दिया और दुनिया भर में ये प्रचारित किया कि हल्दी का आविष्कार उनके द्वारा किया गया है। जबकि भारत का ये दावा है कि हल्दी भारत का मसाला है और इसका आविष्कार उसके पूर्वजों के द्वारा किया गया है। इस तरह के अधिकार क्षेत्र की जो लड़ाई होती है, विवाद होता है, वो स्विट्जरलैंड जैसे देश में पेटेंट न्यायालयों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और पेटेंट न्यायालय ही ऐसे विवादों की सुनवाई करते हैं और निर्णय प्रदान करते हैं कि वास्तव में उस आविष्कार पर, उस विचार पर, उस व्यवस्था पर इसका अधिकार है, ये किसकी खोज है। इस पर अंतिम निर्णय पेटेंट न्यायालयों के द्वारा दिए जाते हैं। हालांकि पेटेंट न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। इस तरह से ये संघीय न्यायालय संघीय स्तर पर क्रियाशील है, सर्वोच्च न्यायालय के अलावा। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में कैंटन्स के भी अपने न्यायालय हैं। हर कैंटन को अपने क्षेत्र में विवादों की सुनवाई के लिए न्यायालयों की स्थापना का अधिकार दिया गया है, और कैंटन्स के द्वारा जो न्यायालय स्थापित किए गए हैं वो दीवानी और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करते हैं,
और उनका निर्णय भी करते हैं। लेकिन इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। कुछ कैंटन्स आपस में मिलकर साझे न्यायालयों की स्थापना भी कर सकते हैं और कैंटन्स के ये जो न्यायालय हैं या जो 2-3 कैंटन्स के साझे न्यायालयों की बात कही गई है, व्यवस्था भारत के समान ही है, जहां पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए एक हाई कोर्ट है। जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, वैसे ही स्विट्जरलैंड में भी कैंटन्स के न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, उनके विरुद्ध अपील स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। लेकिन एक ऐसा महत्वपूर्ण अधिकार जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, वो स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है, और वो है संवैधानिक मामलों पर कार्यपालिका को सलाह देने का अधिकार। अगर राष्ट्रपति ऐसा लगता है कि किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट की राय ली जानी चाहिए क्योंकि वो विषय संविधान से संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना गया है और ये माना गया है कि उसके द्वारा संविधान की जो व्याख्या की जाएगी वो व्याख्या ज्यादा उचित होगी। इसलिए जब कभी भी कार्यपालिका को ऐसा लगता है कि किसी विषय पर सलाह लेने की आवश्यकता है, तो वो सलाह सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है संवैधानिक मामलों के विषय में। लेकिन स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। उसको कार्यपालिका को संवैधानिक मामलों पर सलाह देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ये अंतर हमें देखने को मिलता है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय के मध्य। संघात्मक शासन व्यवस्था भारत में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है और अमेरिका में भी है, लेकिन इसके बावजूद तीनों देशों में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अंतर पाया जाता है। हालांकि संघ व्यवस्था के तहत माना जाता है कि संविधान की सर्वोच्चता के साथ साथ न्यायपालिका भी सर्वोच्च होगी, लेकिन ये सर्वोच्चता इन तीनों देशों में बराबर रूप में नहीं पाई जाती, समान रूप में नहीं दिखाई देती। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है और अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि संविधान वही है जिसे न्यायाधीश कहते हैं। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और केवल संविधान की व्याख्या ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती, बल्कि संविधान का उल्लंघन करने वाले जो भी कानून हैं या जो भी आदेश हैं, कार्यपालिकीय आदेश, उनको भी अवैध घोषित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। भारत में भी यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है और अमेरिका में भी, लेकिन स्विट्जरलैंड में संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका अधिकार क्षेत्र सीमित है, खासतौर से संवैधानिक मामलों में। वो संविधान विरुद्ध पाए जाने वाले कानूनों को, संघीय कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकता। उसका जो न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है, संवैधानिक समीक्षा का अधिकार है, वो सीमित है। उसे वो सर्वोच्चता प्राप्त नहीं है जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को या भारतीय सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। इस तरह से स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायपालिका के विषय में आपने जाना, और इसको अगर हम निष्कर्ष रूप में समराइज करें
तो हम ये देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में संघीय क्षेत्र में जिन न्यायालयों की स्थापना की गई है, उनके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त फौजदारी न्यायालय, प्रशासनिक न्यायालय, पेटेंट न्यायालय और कैंटन्स के न्यायालय भी स्थापित हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन संघीय संसद के द्वारा 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हालांकि न्यायाधीशों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार सीमित हैं। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है और अपील सुनने का अधिकार सीमित रूप से प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी उसे सीमित रूप से ही प्राप्त है और भारतीय न्यायालय के समान स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। वो संवैधानिक मामलों पर कार्यपालिका को कोई सलाह नहीं दे सकता। तो ये थी स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायपालिका।